नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। प्रधानमंत्री अमृत सरोवर मिशन योजना के तहत देश भर में करीबन 50,000 तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इस कड़ी में गांव चहड़ में तालाब के जीर्णोद्धार के अवसर पर सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह पहुंचे और इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जल के उचित प्रयोग को लेकर देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शुरू की गई प्रधानमंत्री अमृत सरोवर मिशन योजना के तहत आज हरियाणा प्रदेश में 1 मई से 1650 सरोवरों का जीर्णोद्धार करने की योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत प्रथम चरण में 1650 तथा प्रदेश में कुल 8,000 के लगभग तालाबों का जीर्णोद्धार कर उन्हें प्रयोग लायक बनाने जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी के तहत भिवानी जिला के गाँव चहड़ में भिवानी महेंद्रगढ़ सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने प्रधानमंत्री अमृत सरोवर मिशन योजना की शुरुआत की तथा यहां के सूखे पड़े तालाब को फिर से बेहतर बनाने का कार्य शुरू किया। इस मौके पर सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने बताया कि देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 50,000 के लगभग तालाबों का नवीनीकरण किया जाएगा। जो तालाब लंबे समय से कूड़े करकट व अवैध कब्जों से अटे पड़े हैं उनको फिर से पुनर्जीवित कर उनके पानी को सिंचाई व पीने योग्य बनाया जाएगा तथा पानी को स्टोर करने की समुचित व्यवस्था की जाएगी। सांसद ने बताया कि देश की हर जिला में 75 के करीब तालाबों का जीर्णोद्धार करके उनका लक्ष्य रखा गया है और प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों को इस लक्ष्य को प्रदान किया है। जिन जिन स्टेटों से पानी आता था उन्होंने बांध कर लिया। राजस्थान से छोटी मोटी नदियां नाले आते थे। हरियाणा ने भी 1978 में मसानी बांध बनाया। आज वहां पानी वहां से नहीं आ पाता। या काटली नदी ताजा कर दी। देखा पानी आजकल आपने कभी कहीं पानी नहीं मिलेगा। और जमीन के अंदर का बारिश भी हो रही है तो हम उस ट्यूबवेल को बंद नहीं करते। सारी दुनिया के सारे देश चिंतित हैं कि हम इससे कैसे निपटारा करें, समस्या का समाधान हो कैसे। इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी ने भी सोची है कि वातावरण ठीक तब होगा जब कुदरती ऑक्सीजन मिले, पानी को बचाया जाए। पिछले दिनों कोविड जैसी बीमारी आई, ये सारे डॉक्टर फेल हो गए। ऑक्सीजन खातिर घनखना का तो सिलेंडर खातिर बेड पर जाते ही सिलेंडर वाले प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल इसे दुकानदार थे। वो हॉस्पिटल नहीं थे कि रात के मैं तो 50,000 दूंगा और फिर का जिंदा भाई तेरा दम को नहीं, दूसरा जान खातिर सिलेंडर हटा देंगे। ये इस देश में हुआ है। और ये जो हमारे सामने पेड़ हैं ये प्राकृतिक तौर पर अपने आप ऑक्सीजन देते हैं। इन तो हम लाके काट रहे हैं। पुरानी दाल को एक आधी दिखे से दाल भी कोई नहीं पीढ़ियों को देगा। इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता इंसान। जब कभी भी घर में दम घुटे है तो आदमी दरवाजे क्यों खोल रहे हैं? इसीलिए तो खोल रहे कि ऑक्सीजन आ जाए बाहर से। तो यही बातें सोचकर आज देश के प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि सभी सांसदों की जिम्मेवारी लगाई है कि कम से कम हर जिले में 75 ऐसे तालाब जरूर बनाओ। ये आम गांव वाले हमारे जो बुजुर्ग हैं ये बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि जिस प्रकार से पुराने तालाब हर गांव में, खेत में, शहर में थे, अब धीरे धीरे वो लगभग या तो कब्जा शुरू हो चुका है या वो इतने ख़राब हो चुके हैं कि उसमें केवल गंदा पानी, उनका पुनरुद्धार कैसे हो। और प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिया कि 75 पौंड हर जिले में एक एमपी की जिम्मेवारी है कि इस प्रकार की व्यवस्था करें। और प्रदेश की सरकार ने भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग किया है। अलग से एक पौंड अथॉरिटी बनाई है जिसके माध्यम से ये पैसा मिलेगा। इसके अलावा भी हम डिपार्टमेंट जो लाइन डिपार्टमेंट है वो साथ जोड़ेंगे। इसके अलावा मनरेगा साथ जुड़ेगा या और स्कीम से भी पैसा जोड़ के कनेक्टिविटी बढ़िया कैसे हो, पानी वहाँ पर कैसे आ सकता है, पेड़ पौधे लगाने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या हॉर्टिकल्चर का साथ लेंगे। और फिर आम लोगों का भी साथ सहयोग, यानी सबका साथ, सबके सहयोग से ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं जैसे हज़ारों साल से हमारे गांव में होते थे, वरना तो नीचे का पानी खत्म हो चुका है।
कितना की लागत है से तैयार हुआ? यहाँ तो 1.25 करोड़ की लागत है अभी तक, लेकिन हम मनरेगा से जोड़ के अगर और भी लागत बढ़ेगी तो बढ़ाएंगे। तो देश भर में कितने जो करीब 50,000 के आसपास में जो तालाबों की बात है? ये एक आम अंदाज़ा है। तब जैसे ये स्कीम शुरू हुई है तो बहुत से लोगों ने तो अभी तक अपने जो खेतों में जोड़ी है उनका नाम ही नहीं बताया है। अब बताने लग जाएंगे कि हमारे भी जोड़ है, वरना तो बता नहीं रहे थे। स्थानीय पुराना बस स्टैंड क्षेत्र के स्थान पर बने क्राउन प्लाजा मार्केट परिसर में रविवार को आम आदमी पार्टी के जिला कार्यालय का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद सुशील गुप्ता और भिवानी प्रभारी धीरज टोकस ने शिरकत की और अनेक पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि आज हरियाणा में भ्रष्टाचार व्याप्त हो रहा है। लोगों की समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। लोग परेशान हैं। जनता दिल्ली मॉडल अरविंद केजरीवाल का मॉडल बनाना चाहती है। जनता चाहती है कि जिस प्रकार से दिल्ली के स्कूल हॉस्पिटल्स अच्छे हुए हैं वैसे ही हरियाणा के भी होने चाहिए। कल बिजली मंत्री रंजीत चौटाला द्वारा दिए गए बयान पर श्री सुशील गुप्ता ने पलटवार किया। जब उनसे पूछा गया कि मंत्री जी ने कल बिजली की व्यवस्था चौपट होने में दिल्ली प्रदेश पर बयान दिया, उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की वजह से ही तो ऐसा हो रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली एकदम नहीं बनी है, पहले भी थी। उन्होंने कहा कि जब भी बीजेपी सरकार के पास कुछ नहीं होता तो दिल्ली का बर्डन होने की बात कही जाती है। गुप्ता ने हरियाणा में बढ़ रहे बेरोजगारी पर बयान देते हुए कहा कि भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार 26% बेरोजगारी हरियाणा में है। उन्होंने कहा कि 18 से 28 वर्ष तक के 80% युवा आज बेरोजगार हैं। हरियाणा के अंदर बेरोजगारी चरम सीमा पे है। या तो सरकारी भर्ती के पेपर होते नहीं, पेपर होते हैं तो लीक हो जाते हैं। जब पेपर लीक होता है तो बच्चा जो पूरी ज़िंदगी तैयारी करता है और उसकी उम्र निकल जाती है, वो कैसी प्रताड़नाओं से गुजरता है। हरियाणा में 25 बार पेपर लीक हो चुके हैं, सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। लगभग 27 करोड़ रुपए पेपर की सुरक्षा के ऊपर प्रतिवर्ष खर्च होते हैं यहाँ पे, और उसके बाद पेपर लीक करने वालों के तार, वहाँ से पैसे का जुगाड़ सीधा मुख्यमंत्री कार्यालय तक मिला हुआ है। हर जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। मैं हरियाणा के युवक की बात करूं तो भारत सरकार के आंकड़े 26% बेरोजगारी है हरियाणा के अंदर। 18 से 28 साल के बच्चों की बात करूं तो 80% बेरोजगारी है। और यही कारण है कि हरियाणा में गुनाह बढ़ गया है, गुंडा राज हो गया है, कानून का राज खत्म हो गया है, चिट्टे का नशा की शुरुआत हो चुकी है। इस व्यवस्था को बदलने के लिए आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है। यहाँ के स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, सुरक्षा व्यवस्था और युवकों के रोजगार के लिए हर किस्म के कदम उठाएंगे और हरियाणा को विकसित करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मंदिर मस्जिद की राजनीति करती है, हम काम की राजनीति करते हैं। हमने इनको दिखाया इनके स्कूल के हालत क्या ख़राब है। बच्चे ज़मीन पे बैठे हैं। खुद मुख्यमंत्री जी जिस बचपन में जिस स्कूल में पढ़ते थे उसकी भी। हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने आखिरी में माना कि कमियां हैं, हम दूर करेंगे। बिजली कई घंटे का कट लगा हुआ है, पानी पीने का मिल नहीं रहा है। तो ये आरोप नहीं है, हरियाणा की जनता इस बात को देख रही है। सर, इसी क्रम में 2 IAS हैं, एक दूसरे के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। इनका जिनको ईमानदार कहा जाता था, कहा जा रहा है। नहीं, अगर बेईमाना होगा तो गृह मंत्री करे, मुख्यमंत्री करे, कानून को अपना रास्ता लेना पड़ेगा। और हरियाणा में कानून को कुचल के रखने का काम खुद गृह मंत्री कर रहे हैं। अगर चालू तो क्या कहेंगे, ये भर्ती होनी चाहिए, कितनी जल्दी होनी चाहिए? देखिए, और कदम न उठाइए। बेरोजगारी जब चरम सीमा पे है, ना तो केंद्र सरकार की भर्तियाँ हो रही हैं, फौज की भर्तियाँ नहीं हो रही, खुली भर्तियाँ, और ना ही राज्य सरकार की भर्तियाँ हो रही। हरियाणा के युवक आत्महत्या की तरफ चल पड़ा है। सरकार को तुरंत इस पे कदम उठाना चाहिए और भर्तियाँ खोलनी चाहिए। आरोप लगा जाता, लेकिन पंजाब में नगर विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि पानी संग्रहण के लिए प्राकृतिक संसाधनों को बचाना और उनका जीर्णोद्धार करना आवश्यक है। मौका था भिवानी के नजदीकी गांव देवसर में बने पहाड़ी वाले तालाब के जीर्णोद्धार का। गौरतलब है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत देश भर में अमृत सरोवर योजना के तहत तालाबों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है।
ग्रामीणों को संबोधित करते हुए विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि गांव देवसर में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए ई लाइब्रेरी बनवाई जाएगी। इसी प्रकार से स्वास्थ्य के मद्देनजर गांव में जिम का निर्माण भी करवाया जाएगा, जिसके लिए ग्रामीणों द्वारा जगह मुहैया करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अमृत सरोवर योजना सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसके माध्यम से तालाबों को जीर्णोद्धार करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि तालाब के बाहर इस प्रकार की सिस्टम बनाया जाएगा कि तालाब में पानी साफ होकर जाए। इस तालाब के जीर्णोद्धार कार्य पर 28,62,000 रुपये खर्च होंगे। गांव की तरफ से धर्मपाल ने मांग पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर विधायक घनश्याम सर्राफ ने हर संभव पूरा करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में जिला राजस्व अधिकारी राजकुमार ने अमृत सरोवर योजना पर विस्तार से प्रकाश डाला। खंड विकास पंचायत अधिकारी सोमवीर सिंह ने भी ग्रामीणों को तालाब के जीर्णोद्धार के बारे में जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम में प्रदेश के उपाध्यक्ष ठाकुर विक्रम सिंह ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल का सोनीपत से सीधा प्रसारण भी दिखाया गया, जहां से मुख्यमंत्री ने प्रदेश स्तरीय योजना का शुभारंभ किया। पूरे प्रदेश में अमृत सरोवर योजना बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी 75 तालाबों का बढ़िया से उद्घाटन कर रहे हैं। फिर से पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई है और हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने क्रियान्वयन करना शुरू कर दिया है। और आज हरियाणा प्रदेश में 75 तालाबों को अमृत सरोवर का नाम दिया जाएगा। उनके चारों तरफ ट्रैक बनाया जाएगा, सैर करने के लिए पानी साफ किया जाएगा, पक्का बनाया जाएगा, गांव का पर्यावरण भी ठीक होगा। और आने वाले समय में जो बरसात का पानी इकट्ठा होगा उसको भी गाँव में प्रयोग में लाया जाएगा, गंगा निर्माण किया जाएगा। बहुत ही अच्छी योजना है ये। इससे पूरे गाँव का उद्धार होगा। गाय भैंसों को भी साफ पानी पीने का मिलेगा, जगह बनाई जाएगी उनके लिए और गाँव के लोग अच्छे वातावरण में जी सकेंगे और पानी भी साफ रहेगा। यही आज बड़े हर्ष की बात है कि हमारे गांव देवसर में एक सरोवर का निर्माण कार्य की ओपनिंग हो गई है। जल्द ही हम एक सुंदर सा सरोवर इसके रूप में देखेंगे। इसमें घूमने का पार्क बनेगा, जिम लगेगी, वह जो भी सुविधाएं गांव के लिए होती है वो सब उसमें जो सरोवर के किनारे पे लगेगी। इसी प्रकार एक ई लाइब्रेरी के लिए हमने एक रूम मांगा है, तो ये लोग जैसे ही उपलब्ध करवाएंगे ई लाइब्रेरी का यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा। एक बात और है कि जिम के लिए भी हमने अप्लाई कर दिया है और गांव के लोगों को बता दिया है कि जिम जैसे ही आपने जहाँ लगवानी हो वहाँ लगवा लो, हमारी तरफ से ये कार्रवाई आपकी शुरू हो जाएगी। और इसी प्रकार से जो भी गांव के पहले भी काम करते रहे हैं, आज की डेट में भी जो काम सामने आए हैं उनको जल्द से उनका हम इस गांव की समस्याओं से भली भांति वाकिफ़ हैं और ये जो भी समस्याएं हमारे सामने आती है उन सब का निवारण करना हमारी प्राथमिकता रहती है। हम उसी आधार पे इस गांव के किसी काम को स्थानीय तोशाम रोड स्थित TIT&S कॉलेज में फ्रेशर्स डे परिचय 2K21 का आयोजन किया गया। संस्था द्वारा आयोजित इस मनमोहक रंगारंग कार्यक्रम में इंडोरामा सिंथेटिक्स इंडिया से श्री RK विज मुख्य अतिथि के रूप में और DK सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे। वहीं इस अवसर पर निदेशक डॉक्टर GK त्यागी के अलावा सभी स्टाफ मेंबर्स और नगर के अनेक गणमान्य व्यक्ति भी पहुंचे। देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान TITS कॉलेज में नए विद्यार्थियों के स्वागत हेतु परिचय 2021 का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम के शुरुआत मुख्य अतिथि गुरुग्राम से इंडोरामा सिंथेटिक इंडिया लिमिटेड के सलाहकार RK विज, विशिष्ट अतिथि DK सिंह तथा TIT कॉलेज निदेशक प्रोफेसर DK त्यागी तथा अन्य ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन करते हुए पुष्पांजलि अर्पित करके किया। सांस्कृतिक संध्या की शुरुआत स्वागत नृत्य के द्वारा किया गया। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए प्रोफेसर GK त्यागी ने बताया कि TIT कॉलेज के छात्रों ने विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियां जैसे इन्फोसिस, विप्रो, TCS, VVDS, न्यूजेन, L&J भीलवाड़ा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, वर्धमान में चयनित हुए हैं। TIT कॉलेज के छात्र पिछले 75 वर्षों से भी अधिक समय से देश की तकनीकी विकास में अपना
सहयोग देते आ रहे हैं। तत्पश्चात मुख्य अतिथि आर के विज ने अपने संबोधन में कहा कि इस तरह की सांस्कृतिक गतिविधियां विद्यार्थियों के संपूर्ण व्यक्तित्व को निखारने का काम करती हैं। उन्होंने कहा कि सफलता प्राप्त करने के लिए स्वप्न देखना, समय प्रबंधन और लक्ष्य निर्धारित करना अति आवश्यक है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में हाईब्रिड ग्रुप तथा डेजलर्स ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। वहीं महाराजा ग्रुप और हिप स्टार्स ने भी अपने रैप द्वारा दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। डार्क स्टॉल्स, मनमोहक डांस प्रस्तुत किया गया। इसी प्रकार से कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण केंद्र प्रिंस एवं प्रिंसेस प्रतियोगिता रही, जिसमें लड़कियों में प्रियांशी, मायरा, दीप्ति, धवनी, नेहा, लक्षिता तथा लड़कों में संजीत, चैतन्य, सक्षम, देव, अमन राज और गौतम ने अंतिम 6 में जगह बनाने में सफलता हासिल की। कार्यक्रम को सफल बनाने में डॉक्टर जसमीत, डॉक्टर अखिल, डॉक्टर अन्नू आदि ने विशेष योगदान दिया। कार्यक्रम के दौरान भिवानी शहर के गणमान्य चिकित्सक, शिक्षा जगत से जुड़े सभी प्राध्यापक एवं TITS परिवार के सभी सदस्य उपस्थित रहे। ये today's function is a welcome and humble gesture to welcome the newcomers to the institution. And the main idea of this function is to get them acquainted with the institution, with the life, with the environment, with the change they are going to face it, and about the opportunities they will have in future. That's the basic of it. Definitely, whatever I as a teacher feel that there is no substitute for the physical teaching. So when you are teaching the physical mode, but definitely we tried hard to engage the students through online mode. But definitely we feel that we were not able to justify, particularly in the practical subjects, because theory you can deal, but in practicals you will have to deal with the machine. You will have to serve the machines. So when the machines are not available before you, so you can't do anything. But we tried hard to, whatever we could, we tried our best to provide them the best knowledge, whatever we could through online teaching. सर, आपका नॉर्थ इंडिया में लीडिंग कॉलेज है, आप प्लेसमेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे आज के दौर में? Placement में we had last year there was problem in placement because majority of the companies in all sectors, in textile and in computers, were reluctant to visit the institution. But there we are quite good in computer. I think we have crossed 140, 150, and we will cross more than 200 by the end of next month. Because in textile, technology, fashion, apparel and chemistry, textile chemistry, usually the students are stay here till June. So generally the placement starts from February, March to June, July. So because examinations are supposed to be held in July. So we have 2 months time, so I do hope that we will close the placement more than 200 by the end of next month. भाई ये प्रोग्राम मैं इस इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट हूँ और मैंने 1980 में एडमिशन लिया था, 1984 में पास किया था, 38 साल हो गया मेरे को। और ये फ्रेशर्स डे जो फंक्शन है, ये एक फ्रेशर्स डे और फेयरवेल, 2 फंक्शन ऐसे हैं, ये इस इंस्टीट्यूट की परंपरा है। ये परंपरा शुरू हुई थी 1943 में, GD बिरला साहब थे उसमें, उन्होंने चालू की थी और आज भी ये परंपरा कायम है। जब फर्स्ट ईयर में बच्चे आते हैं तो उनका वेलकम किया जाता है और जब फेयरवेल पार्टी होती है तो जो फाइनल ईयर के होते हैं जाते हैं। ये परंपरा कायम है और हिस्टोरिकल कॉलेज है, 47 आज़ादी से पहले का है। हरियाणा का अकेला एक कॉलेज हुआ करता था, अब तो खैर बहुत सारे हो गए। लेकिन सर, आपके टाइम में और आज के टाइम में आप क्या चेंज देख रहे हैं? किस तरह के बच्चे हैं? आपके टाइम में बच्चे हुआ करते थे, काफ़ी डिसिप्लिन थे, आज के माहौल में कैसे बच्चे आप देख रहे हैं? डिसिप्लिन ज़्यादा था, डिसिप्लिन ज़्यादा था। डिसिप्लिन की अब थोड़ी कमी है, इसमें थोड़ा सा ख़राब लगता है, लेकिन इन जनरल ऐसा ही हो गया है। अब क्या करा जाए, परिवर्तन है। कोशिश हम लोगों की जारी है। एज ए एलुमनाई हम लोग आते भी हैं कॉलेज में, समझाते हैं, बात करते हैं, इंडस्ट्री के बारे में बताते हैं। आज के कार्यक्रम को मैं ये कहूँगा कि टेक्सटाइल इंडिया का फ्यूचर है ये, क्योंकि हमें जॉब देता है और इंडिया में जो GDP का ये बहुत बड़ा महत्व है इसको GDP में। इसलिए जो इस टेक्सटाइल जो TIT बनाया है, आज की डेट में इस कॉलेज से जो बच्चा निकला हुआ है वो वर्ल्ड के हर कोने में गया हुआ है और हर कोने में वो
टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंचा है। आज मैं भी इसी कॉलेज में 1969 से निकला था। आज आफ्टर 49 ईयर्स मैं आज एक कंपनी का सबसे टॉप मोस्ट ऑफिसर हूं। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, टेक्सटाइल इज़ ए वेरी गुड, लकीली गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो पेइंग अटेंशंस। उन्होंने प्रोडक्शन लिंक स्कीम दी हैं, RODDP दिया है, ROSCTL दिया है। तो क्योंकि गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि हम टेक्सटाइल को बढ़ावा दें। और मैं स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि ये 4 साल हैं, आप आइए, इसको इस 4 साल में आप खूब इंजॉय कीजिए, पढ़िए और आगे तरक्की कीजिए और फिर इंडस्ट्री में जाके अपना कॉलेज का नाम रोशन कीजिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए और आगे बढ़िए। भिवानी में नॉर्थ वेस्ट रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के बैनर तले रेल कर्मचारियों ने नई पेंशन नीति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और भारत सरकार के उदासीन रवैये के खिलाफ अपना रोष भी जताया। इस अवसर पर पदाधिकारियों सहित रेलवे विभाग भिवानी के सभी कर्मचारी शामिल रहे। इस मौके पर यूनियन के मंडल अध्यक्ष शशि प्रकाश लोहान ने बताया कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन के संपन्न हुए वार्षिक अधिवेशन के दौरान पारित प्रस्ताव में कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर 18 अप्रैल से 1 मई तक विरोध पखवाड़ा मनाया जाना सुनिश्चित किया था। उसी कड़ी में आज नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन हिसार शाखा के बैनर तले एक विरोध प्रदर्शन किया गया। लोहान जी ने बताया कि भारत सरकार एक तरफ तो रेलवे कर्मचारियों के हक को मार रही है, वहीं भारतीय रेल जो कि विश्व का सबसे बड़ा उद्योग है उसको निजी हाथों में बेचने का कार्य कर रही है, जो कि न केवल कर्मचारियों बल्कि भारत के आम नागरिकों के अधिकारों का भी हनन है। वहीं दूसरी ओर जो कर्मचारियों का हक है पुरानी पेंशन स्कीम, जिसके लिए कर्मचारियों द्वारा काफ़ी समय से रोष प्रदर्शन किए जा रहे हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, जिसको लेकर कर्मचारियों ने दिन पर दिन आक्रोश बढ़ता जा रहा है। जो कि हमारे जोनल लेवल पे एक वार्षिक अधिवेशन खत्म हुआ था, उसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि 18 अप्रैल से 1 मई तक एक विरोध पखवाड़ा बनाने का काम करेंगे, जिसके तहत हमने हर मंडल पे, हर शाखा स्तर पे, हर गेट पे, हर स्टेशन पे ये बनाने का काम किया है। आज भिवानी जंक्शन पर हमारे रेलवे के सभी विभागों के कर्मचारियों ने मिलकर अपने नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे बैनर तले निजीकरण को लेके और NPS को लेके एक धरना प्रदर्शन करने का काम किया है, जिसमें हमारी मांग है कि NPS को ख़त्म करके OPS को लागू किया जाए। और रेल में जैसे जैसे निजीकरण बढ़ रहा है, जो कि केवल हमारे कर्मचारियों के लिए घातक नहीं है, एक आम नागरिक के लिए भी घातक है, और उसको निजीकरण को रोका जाए। अगर सरकार हमारी ये मांग नहीं मानती है तो इसको हम आंदोलन को और तेज़ करने का काम करेंगे। आज देखिए रेलवे में काफ़ी बहुत सारे सेफ्टी के पद जो कि इतने रिक्त पड़े हैं, जो सेफ्टी को लेकर बड़ा खिलवाड़ है रेल के साथ में। और हमारी ये भी मांग है कि इनको जल्दी से जल्दी रिक्त पदों को भरा जाए। और काफ़ी और मांगे हैं, जैसे नाइट अनाउंस के लिए रेल प्रशासन ने उसको बंद कर दिया है, उसको खोला जाए। और अपना इलेक्ट्रिक के डिपार्टमेंट के लोगों को सीट को लेके उनकी डिमांड है। हमारे ट्रैकमैनों को काफ़ी समस्याएं आ रही है, उनकी जो लोकल लाइबिलिटीज है वो उनको नहीं मिल रही है, उनको लेकर ये धरना प्रदर्शन लगातार किए जा रहे हैं। और 1 मई को इस पखवाड़े का अंत किया जाएगा। 1 मई जो कि एक मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 मई के ही दिन हमारे शिकागो में हमारे मजदूर लोगों ने कार्य घंटों को लेकर वहाँ जो उन पर गोली चलाने का काम किया, उसको वहाँ वो शहीद हुए, उनको हम एक श्रद्धांजलि देने का काम करते हैं, जिसको लेकर हिसार में भी हमने एक सभा का आयोजन किया है और उसमें हम उन शहीदों को एक श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। मोहल्ले में करीबन 15 दिन से पानी की एक भी बूंद नहीं आ रही है और प्रत्येक व्यक्ति परेशान है। यह कहना था स्थानीय बाड़ी मोहल्ला के क्षेत्रवासियों का। पूर्व पार्षद आनंद बासिया ने कहा कि इस बारे में अनेकों बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्षेत्रवासियों ने इस बारे में जमकर अपना रोष जताया। मोहल्ले के लोगों ने कहा कि 15 दिन से पानी की बूंद भी नहीं आ रही है और यह गर्मी का जिसका तापमान 44 से 46 डिग्री तक चल रहा है, ऊपर से यह पानी की कमी लोगों को परेशान कर रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि पंप के पानी में मिट्टी आ रही है, लेकिन मजबूरी वश उस पानी को पीने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इससे मोहल्ले के बूढ़े बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। साथ ही प्रशासन को काफ़ी बार इस बारे में सूचित भी किया जा चुका है, लेकिन फिर भी इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। महिलाओं ने कहा कि हमें तो पानी घर में हर वक्त चाहिए, खाना बनाने के लिए, सब्जी के लिए, कपड़े धोने आदि के लिए, लेकिन प्रशासन की इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। सुशीला बाड़ी मोहल्ला 15 दिन हो गए, हमारा पानी नहीं आ रहा जी। कति भी दिन में आवे ना को रात ना आवे, कि जावा हम पानी भरन। आनंदबासी एक गड़ी है,
बाड़ी चाहिए हमने जरूरी। हाँ जो कहो ना पानी चाहिए हमने जरूरी, बोल लो चाहे किससे न कहो जाकर। धनो देवी बाड़ी मोहल्ला आनंदवासी गली। पानी से 15 दिन से तकलीफ पावा हम, 15 दिन से एकदम दुखी हो रखे हैं पूरी परेशानी उठानी पड़ रही है। पानी रात तो जागा दिन भर सोवा को नहीं, रात ने भी कौन सोवा। दिन रात ही कर। तो इसकी शिकायत नहीं करी थी आपने? शिकायत करी क्यों को नहीं, शिकायत तो करी है, कोई सुनाइए कौन, तो शिकायत क्या करेगी। फोन कराया तो उठाया को नहीं। टैंकर की व्यवस्था कौन कर? बाड़ी मोहल्ला बजाज गली। इस मोहल्ले के अंदर 15 दिन से पानी नहीं आ रहा है, जिस सब मोहल्ला वासियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम विभाग को कई बार सूचित कर चुके हैं, विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो पानी की समस्या का समाधान निकाला जाए। कल बाड़ी मोहल्ला आनंदवासी गली से बोल रहा हूँ। उन अफसरों का इस चैनल के माध्यम से ध्यान खिंचवाना चाहता हूँ कि 15 दिन से यहाँ पानी नहीं है। जो जन बच्चा क्या बूढ़ा क्या सब प्यास के मारे इतने दुखी हो रहे हैं कि कभी ज़िंदगी में ऐसे दुख नहीं हुए थे। इतने भयंकर गर्मी के अंदर और पानी ना देना सरकार का कितनी बड़ी उपलब्धि समझे इनकी। हम कम से कम पानी की व्यवस्था तो करेंगे। तो पूरा मोहल्ला तरस रहा है पानी के लिए। एक कड़ है जिसके अंदर मिट्टी आती है, वो मिट्टी का पानी पी करके गुजारा कर रहा है पूरा मोहल्ला। ये हालत मोहल्ले की हो रही है। तो मैं इस बार चैनल के माध्यम से सरकार को ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि इस मोहल्ले की सुनाई करें और पानी की व्यवस्था। आनंदवासी XMC हूँ और आप ये देखोगे दोपहर में 2 बजने को आए हुए हैं और पूरी गली पानी नहीं आ रही। इसके लिए कितनी परेशान है, और धूप के अंदर तो सोने का टाइम है, लोग पानी की समस्या के लिए आपके सामने खड़े हो रहे हैं। 15 दिन से पानी का बिल्कुल भी टोपा नहीं आ रहा है। SDO से एक्शन से बात होती है, फ़ोन ही नहीं उठाते। एक बार JE से हुई, बोला पानी आएगा जी, अभी आ रहा है। एक घूंट भी पानी इस गली में नहीं आ रहा। मेरा आपसे अनुरोध है कि पानी की व्यवस्था करी जाए भाई। हमारे संग बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।